हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें से आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपका सेंट्रल सीटेट होने वाला है। सीटेट जो 14 दिसंबर 2024 में आपका सीडीपी, तो सीडीपी में जो क्वेश्चन आया था उस जो फर्स्ट शिफ्ट में, तो 14 दिसंबर 2024 का फर्स्ट शिफ्ट में सीडीपी का जो क्वेश्चन आया, प्रीवियस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसा आया था और उसका क्वेश्चन में सीडीपी में किस टाइप का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये आपका देख लीजिए। तो हम लोग बाल विकास, जो आपको बाल विकास होता है सीडीपी, जिसमें से 30 क्वेश्चन आता है सीडीपी से, तो उसका हम लोग आज क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो कोई सीटेट का तैयारी करते हैं तो एग्जाम में जाने से पहले आप लोग पी वाई क्यू क्वेश्चन जरूर लगा के जाइएगा, यही बेस पे ही एग्जाम में आती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 दिसंबर 2024 का आया हुआ क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ से ये आपका देख रही है पार्ट 1 जो हम लोग सीडीपी करने वाले, इसके बाद फिर जो एसएसटी हो जाएगा, फिर मैथ्स हो जाएगा, फिर उसके बाद मैथ्स के बाद उसके बाद जो आपका साइंस हो जाता, तो सारा टॉपिक वाइज मतलब लाइन बाय लाइन हम उसको कवर करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आपका स्क्रीन में यहाँ पे शो कर रहा है कि पहले डायरेक्शन दिया हुआ है कि 1 से लेकर 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से सभी निर्देश 1 से 30 तक का रहेगा, सही आंसर उसको देना है। ठीक है, इस टाइप का रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ ऊपर इंग्लिश रहेगा, नीचे हिंदी रहेगा। पहला है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम द टीचर। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में यहाँ पूछा गया, तो हम लोग हम हिंदी पढ़ते जाएंगे, जिसको इंग्लिश बनाना है तो इंग्लिश पढ़ के आप बनाइएगा। तो हिंदी में एक समावेशी कक्षा में शिक्षक, तो समावेशी कक्षा में शिक्षक का क्या भूमिका था, ये पूछा गया है। तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन, उसके बाद फिर डिटेल में हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो पहला है अलग अलग मतलब शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग करना। ठीक है, दूसरा होता है बच्चों को विभिन्न आवश्यकता या अनुरूप शैक्षणिक पाठ्यक्रम के रणनीति सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देकर बच्चों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना। और चौथा ऑप्शन है बच्चों में कमियों की पहचान करना, उनकी सही ढंग का नामांकित करना या नामीकरण करना। तो बताइए समावेशी कक्षा में क्या होता है। चलिए, तो देखिए समावेशी कक्षा होता है, उसके बाद पहले इसका आंसर सही आंसर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन नंबर यहाँ बी है, ये वाला तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों को विभिन्न आवश्यकता और अनुरूप पाठ्य चर्चा या शैक्षणिक रणनीति जो दिया जाता है, तो यही होगा इसका सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो समावेशी कक्षा क्या होता है कि एक क्लासरूम है, तो इस क्लासरूम के अंदर जैसे बच्चा है, कोई बच्चा तेज है तो कोई बच्चा कमजोर है, कोई बच्चा और उससे कमजोर है, कोई बच्चा ज़्यादा तेज है। तो क्या करना है, टीचर के द्वारा एक क्लासरूम में क्या होता है, उनकी आवश्यकता, बच्चों को जिस प्रकार की आवश्यकता है उन्हीं के आवश्यकता के अनुसार उनको शिक्षा देना, उनके अनुरूप उनको पाठ्यचर्या को तैयार करना, उनके शैक्षणिक की जो रणनीतियाँ हैं उनको रणनीति में संशोधित करके उनको अनुरूप उनसे पढ़ाना। तो यही होता है बच्चों के विभिन्न अनुसार के साथ, तो यही होता है समावेशी, इसी को बोलता है इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें बोलता है यूनिवर्स डिजाइन, तो यूनिवर्स डिजाइन फॉर लर्निंग डज नॉट, नहीं होना चाहिए इंक्लूड। तो अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है, तो बताना है सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है, ये बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थी जो जानते हैं उन्हें प्रदर्शित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को विकल्प प्रदान करना। अगला है सभी शिक्षार्थियों को हितों में कार्य करना, तदनुसार चुनौतियों की पेशकश करना। और थर्ड नंबर है शिक्षार्थियों के नामांकन और वर्गीकरण के लिए विभिन्न रूपों को लागू करना। और चौथा है सभी शिक्षार्थियों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीके देना। आपके पास ऑप्शन ऊपर में भी है, उसको भी ध्यान से पढ़िए, इंग्लिश वाला इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके जरूर बनाइए। तो इसमें बोला नहीं होना चाहिए, तो क्या शामिल नहीं होना चाहिए ये पूछा गया। तो चलिए सही आंसर की हम लोग बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड, क्या हो जाएगा, शिक्षार्थियों को नामीकरण। तो कभी भी बच्चों को नामीकरण या वर्गीकरण नहीं करना है, तो ये नेगेटिव होना था और यहाँ पे नेगेटिव पूछा, तो नेगेटिव का नेगेटिव पूछा है। ठीक है, तो जहाँ नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव को हम नेगेटिव निकालेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है उन्हें प्रदर्शित करके उन्हें सब क्षेत्र, ये तो सही है। सभी विद्यार्थियों के हितों के लिए कार्य करना और उनके अनुसार जो भी उनकी चुनौतियाँ उनको पेशकश को करना, और सभी व्यक्तियों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों को प्रदान करना। तो ये वाला ऑप्शन नंबर थर्ड इसका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग आर इफेक्टिव स्टडिंग टीच ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट में बोलता है नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए कौन सी प्रभावी रणनीति अपनाना चाहिए। तो नई धारणा पढ़ाने के लिए, नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए कौन से तरीके अपनाइएगा। पहला ऑप्शन है उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, दूसरा वाला गैर उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, तीसरा वाला अवधारणाओं के बीच संबंध के बारे में सोच को बढ़ावा देना चाहिए, और चौथा वाला एक भाषा को देना और छात्रों को इसे याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो नई टैग वर्ड नहीं पढ़े हैं, तो आप सीटेड वाला यहाँ पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ पे जाके इसको पॉजिटिव नेगेटिव वाला पढ़ लीजिए, इससे आपका 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है,
चलिए, तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो पहले सबसे पहले सही आंसर करेंगे और उसके बाद इसका ये करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आंसर में था इसका थोड़ा सा, 1 मिनट, क्वेश्चन में था उदाहरण पे, यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा मिसिंग है, तो ऑप्शन आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे दे रहे हैं। पहला देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बोलता है 1 एंड और इसके साथ 2 दिया हुआ है। फिर दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 1 2 और 3, 3 ऑप्शन दिया हुआ है। थर्ड में है, थर्ड, फोर्थ और एक है जगह 1, ठीक है। और एक चौथा ऑप्शन है, आप ऑप्शन को मिलाइए और उसको बनाइए, तो फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको उसको बनाना है। चलिए, तो हम सही आंसर को बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें बोलता है कौन सा प्रभावी रणनीति होनी चाहिए, तो उदाहरण तो देना चाहिए, सही बात है। गैर उदाहरण, बच्चों को उदाहरण के साथ साथ गैर उदाहरण भी देना चाहिए, ये भी सही है। अवधारणाओं के बीच संबंध के बारे में सोच को बढ़ावा देना, ये भी सही है। तो देखिए परिभाषा को इसे याद करना, तो देखिए याद करना ये नेगेटिव बात होता है, प्रोत्साहन करना तो ये नेगेटिव होता है, याद करने देना ये करना, तो ये देखिए चौथा ऑप्शन चाहे वो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। तो 1 सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोलता है भाषा और सोच प्रक्रियाओं के बीच संबंध को प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोत्स्की, तो लेव वाइगोत्स्की के संस्करण में आ गया है। तो निम्नलिखित में से किसके रूप में भाषा का अवतरण किया था, तो लेव वाइगोत्स्की के बारे में पूछा गया है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बताइए। पहला ऑप्शन है भाषा आत्म केंद्रित भाषा का रूप है जिनका प्रयोग केवल बुनियादी, तो देखिए यहाँ पे केवल बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकास में बाधा डालती है। नेक्स्ट अगला है भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो संज्ञानात्मक से संबंधित नहीं है। अगला है भाषा संस्कृति का उपकरण है जो संज्ञान के कई तरीकों से सुगम बनाती है। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा, आप ध्यान में रख के बताना, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को ध्यान में रखें। तो हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, जो देखिए यहाँ पे केवल दे दिया तो नेगेटिव हो जाएगा। भाषा संयोजन समझ विकास में बाधा डालती है, तो भाषा कभी भी भाषा, कोई भी भाषा मतलब कि विकास का योगदान में नहीं डालेगी, तो ये नेगेटिव। देखिए सबसे पहले आप लोग नेगेटिव काटते जाइए। भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो संज्ञान में संबंधित नहीं है, तो देखिए इसमें भी नहीं बोला है, तो ये भी नेगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इसलिए आप ऑप्शन काट के जाइएगा सही आंसर में, ठीक है। तो सांस्कृतिक उपकरण जो कई तरीकों से सुगम बनाती है, ठीक है। चलिए लेव के बारे में जानते हैं, वो उन्होंने भाषा को सबसे ज्यादा योगदान दिया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत विभिन्नता, तो इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हो रहा था, देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस की संभावना मौजूद फिर भी स्वाधीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी, तो बताना विभिन्नताओं संभावना मौजूद है फिर भी स्वाधीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी में। तो आपको बताना स्वाधीनता पे ध्यान देकर, स्वाधीनता मतलब होता है ऑटिज्म, यहाँ पे ध्यान दीजिए ऑटिज्म का जिक्र क्या है। पहला उन्नत संपात में क्वेश्चन में प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट मतलब दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं। अगला है कल्पनाशील खेल या उच्च कौशल को प्रदर्शित करते हैं। और अगला उन्नत सामाजिक भावना प्रदर्शित संबंध उपलब्ध करवाते हैं। तो बताइए इसका क्या सही जवाब होगा। देखिए तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऑटिज्म होता क्या है, मतलब स्वालीन, तो स्वालीन, तो इसको बोलते हैं स्वालीनता। तो स्वालीनता से समझ में आता है स्वयं में लीन, तो स्वयं में लीन मतलब कि स्वयं में खोया हुआ रहता है, तो इसी को बोलते हैं स्वाधीनता या ऑटिज्म बोलते हैं। ये बच्चा में क्या होता है कि एक चीज इसमें है, यदि इसको आप कोई भी काम दे देते हैं या क्लासरूम में आप इसको काम देते हैं कोई भी काम, तो वो बच्चा में यही चीज एक इसका खासियत होता है कि उस काम को बहुत जल्दी से कर लेता है। तो कोई भी काम दीजिएगा उसको जल्दी से कर लेगा, उसके लिए कोई सवाल जवाब कुछ नहीं करेगा, ये चीज होता है। तो स्वयं में लीन मतलब खुद में लीन होना चाहिए, ठीक है। तो यही तो इसका सही आंसर को बताया, दिनचर्या या चरणों को सख्ती से पालन कर लेता है। इसको कोई भी कार्य टास्क दीजिएगा तो ये कर लेगा स्ट्रिक्ट एनहेंस एंड रूटिंग ऑफ द स्टेप्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आज पर जीन्स पियाजे थ्योरी के कंसेक्यूटिव डेवलपमेंट थ्योरी का बारे में बताना है। पहला बोलता है जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है कि पहला यहाँ ऑप्शन है 1 नंबर, सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है अनुभव के माध्यम से सीखने के बजाय याद करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका निभाई नहीं बताता। और है परिपक्वता जैविक चिकारा संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा यहाँ नेगेटिव का जिक्र किया गया, जैसे नेगेटिव रहेगा उसको काट दीजिए। देखिए सेकंड नंबर में देखिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तो यहाँ पे याद करने, ये वाला अनुभव के माध्यम से याद करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ठीक है, ये पूछा है। नहीं सर पूर्व ज्ञान में सीखी गई कोई भूमिका निभा, यह भी नेगेटिव हो जाता है, इसको काटिए। और जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाता, ये भी नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव नेगेटिव काटे जाइएगा, जो पॉजिटिव होगा तो उसका सही आंसर हो जाएगा
तो जीन पियाजे जब भी आया तो जीन पियाजे का जिक्र हुआ था SPCF, इन्होंने सिद्धांत दिया था। सेंसरी मोटर स्किल, बच्चों क्या कहता है सेंसरी मोटर से सीखता है, तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था आता था जिसमें से बच्चे क्या कहता है किसी भी चीज़ को सेंस करके सीखता है। मतलब ये वाला कन्वर्जन मतलब ये वाला लेवल था मतलब पूर्व परिज्ञानात्मक अवस्था। इसमें जो रहता है मतलब कि 2 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था रहता है जिसमें से बच्चे क्या कहता है जो ताकि ये वाला सोच करता है, जैसे कि डंडा लेके वो खिलौना से लेके खेलना सीख जाता है, डंडा लेके बोलेगा ओरू मेरा चिड़िया, इस तरह करके नहीं होता खिलौना लेके, ये सब खेलना बच्चों इसमें सीखता है। सी मतलब होता है इसमें मूर्त अवस्था होता है। मूर्त अवस्था में क्या होती है जो आपका 2 से लेके मतलब 6 से लेके 11 वर्ष की अवस्था में होते हैं, जिसमें से मूर्त अवस्था में क्या होता है बच्चों को तार्किक मतलब कि इसमें थोड़ा बहुत रीजनिंग का सोच विकसित हो जाता है, ये सोच कर सकता है। उसके बाद संरक्षण का ये आ जाता है कि जैसे कि पानी का ये है तो इसमें आप वो अनुमान लगाना सीख जाता है, संरक्षण करना है ये सब का अनुमान सीख जाता है। और लास्ट होता है फॉर्मल जिसमें से तार्किक और निर्णात्मक सोच का आ जाता है, जिसमें से वो सारा क्वेश्चन का सोल्विंग करना ये सब सारा सीख जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिता है, तो ध्यान दीजिएगा दृष्टिबाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षक का उपयोग करना चाहिए। तो जिसका दृष्टिबाधिता है उनको शामिल करने के लिए क्या करना चाहिए? पहला है ब्रेल एवं श्रवण प्रणाली का उपयोग करना चाहिए, आवृत्ति संग्रह संरचना को स्पष्ट तरीका देना चाहिए, आवृत्ति संग्रह संरचना उपकरण श्रवण तरीका देना चाहिए, और ब्रेल एक स्पष्ट प्रणाली है तो क्या करिए मतलब करना चाहिए टीचर को? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो क्या होगा ज्यों बच्चों का दृष्टिबाधित मतलब दृष्टिबाधित जिसको सिर्फ देखने में परेशानी है तो उसके लिए एक ब्रेल विधि होता है ये करना, और उसके लिए छूने छूने वाली जो भी होता है वो चीज़ को उस पर इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका फोर सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोलता है फीजा नाम की एक लड़की है ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जेड, तो जेड सिखाने की तुलना में विषय एक्स पे अधिक समस्या आती है। तो यदि जेड को वो सिखा रही है तो परंतु एक्स वाला जो विषय है इसको सिखाने में बहुत समस्या आ जा रही है, क्योंकि वह जेड में रुचि रखती है। तो जो सीखने में है वो जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो मतलब कि जेड और एक्स है तो इसको जेड वाला में इसको ज़्यादा ध्यान रहता है पर एक्स वाला में इसका ध्यान ज़्यादा नहीं जाता है, इसी कारण है तो इसमें ज़्यादा रहता है। निम्न में कौन से संसाधन पिज़्ज़ा की सोच को विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है? स्मृति, संज्ञानात्मक संघर्ष, ज्ञान या सोच। तो यहाँ पे मेमोरी है, कंक्रीटिव है ये वाला, तो आप ध्यान से पढ़िए और बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 मेटाकोग्निटिव। तो इसका सही आंसर होगा मेटाकोग्निटिव, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हार्वर्ड गार्डनर आ गया। तो हार्वर्ड गार्डनर आप लोग पढ़े होंगे हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी के बारे में। तो हार्वर्ड गार्डनर ने कितना 8 प्रकार का थ्योरी दिया, तो ये भी आप लोग 8 प्रकार का उन्होंने सिद्धांत दिया, ठीक है। अलग अलग प्रकार का सिद्धांत दिया था तो वो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बुद्धि मुख्य रूप से इसमें बताना बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था। बुद्धि मुख्य आनुवांशिक विस्तार विरासत लाती है। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है और सटीक रूप से विधेय किया जा सकता है। बुद्धि अकादमिक सफलता या सफलतापूर्वक अनुमान लगाया जा सकता है। अगला है बुद्धि समय के साथ बदलता रहता है। तो क्या सही जवाब होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बुद्धि क्या हो जाएगा हमेशा समय के अनुसार, जैसे छोटा में कुछ और बुद्धि रहती है तो बड़ा होता है तो उसके अनुसार उसकी बुद्धि में परिवर्तन हो जाता है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने 8 बुद्धि दिया था जिसमें से जिसका अलग अलग सोच रहता है, जिसमें गतिक बुद्धि रहता है, भाष्य बुद्धि रहता है, नाविक बुद्धि रहता है, तो अलग अलग प्रकार का होता है। तो वो सब बुद्धि के बारे में हम लोग पढ़े होंगे, ठीक है। एक इंट्रा होता है, एक इंट्रा कास्ट होता है जो खुद के बारे में सोचता है, एक दूसरे के बारे में सोचता है। तो वो सब वाला बुद्धि है तो वो वाला आप लोग जरूर उसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में हिमायती इनमें से किसका कथन मतलब सहमत होंगे? आपको बताना है हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे। तो प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता क्या, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बताते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा होता है जो शिक्षार्थियों के मतलब कि क्या शिक्षार्थियों के केंद्र में मतलब शिक्षार्थियों का ध्यान में रखे, मतलब बच्चों को जो भी शिक्षा है तो बच्चों को मद्देनजर रख के आपको शिक्षा करना है, बच्चों को नजर में आकर उसको शिक्षा देना। पहला है बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं, उन्हें नैतिक मानव बनाने के लिए समझना आवश्यक है। बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक समाज में पैदा होते हैं और उन्हें पृष्ठभूमि में उनका विकास करना प्रभावित कर सकता है। बचपन अलग अलग जीवन चरण जिसमें से बच्चे रूप में क्या के बजाय क्या वो बस के रूप में बन पाएंगे ज़्यादा महत्व रखता है। नेक्स्ट है बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और समाज में उन्हें भ्रष्ट कर देते हैं। तो बताना इसमें क्या सहमत, कौन सा कथन सहमत होंगे आप बताइए। तो क्या होगा सही आंसर, बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संबंध में पैदा होता है और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये सही हो जाएगा। देखिए यहाँ असभ्य होता है ये नेगेटिव है, काटिए। अलग जीवन जीवन बच्चों के रूप में होता है बजाय के जवाब वयस्कों पे, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अच्छे होते हैं भ्रष्ट कर देते हैं, ये भी नेगेटिव होता है। नेगेटिव काटिए और पॉजिटिव की ओर आप लोग बढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ दिया असेसमेंट मतलब कि अभिकथन दिया हुआ है
कि भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम, तो देखिए सचेत और हरदम तैयार रखता है और समर्थ सीखने को सुशासित कर सकता है। ठीक है, दूसरा बताइए, इसीलिए क्योंकि अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो आपको पास स्टेटमेंट में दिया है, आप स्टेटमेंट को दीजिए और बताइए। देखिए, तो सही आंसर को हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए, भय, एक प्रकार का भय और तनाव वातावरण बनाने में छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है। ये हमेशा देखिए, भय और तनाव बच्चों के लिए हरदम तैयार नहीं रखता है, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। और साथ-साथ सीखने को सुशासित भी नहीं करता, ये तो गलत हो जाएगा। अधिगम केवल, देखिए यहाँ पे केवल बोल दिया, तो केवल हमेशा नेगेटिव होता है, तो बाहरी कारकों पर नियंत्रित, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही गलत क्या हो जाएगा, ए और दो बी दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास, तो लक्ष्य में मतलब यहाँ पे गोल ओरिएंटेड परफॉर्मेंस, गोल ओरिएंटेड पे होता है, तो उदाहरण बताना है क्या होगा। एक छात्र अच्छे ग्रेड पाने के लिए दूसरे से बेहतर पाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। अगला है, एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अभ्यास करता है। एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, और अगला है, एक छात्र किसी भी गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। तो आपको बताना है कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, लक्ष्य ओरिएंटेड मतलब ये लक्ष्य ओरिएंटेड होता क्या है, और इसके बारे में जानते हैं, लक्ष्य ओरिएंटेड के बारे में होता क्या। तो सबसे पहले इसका सही आंसर बताते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। छात्र अच्छा ग्रेड पाने के लिए दूसरे से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है, तो यही होता है ग्रेड मतलब कि परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेड, मतलब अपने को अच्छे बेहतर बनाने के लिए दूसरे से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। कठिन अध्ययन करता है, ये गलत हो जाएगा। कड़ी मेहनत करता है, ये गलत हो जाएगा। कठिन अध्ययन, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों से सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है। तो बताइए, विद्यार्थियों में सीखने के आकलन का उदाहरण, तो सीखने का आकलन का पहला ऑप्शन है यहाँ पे, पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआती में प्रश्नोत्तर मंथन करना। देश भर के छात्रों की तुलना करके एक मानकीकृत, देखिए यहाँ पे देखिए मानकीकृत है, ये नेगेटिव है। एक परियोजना में शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक रेखा करते हुए उन्हें ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, और एक है अंतिम परीक्षा जिसमें पूरे सत्र में सीखी गई सभी सामग्री शामिल होना चाहिए। क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम लोग करते हैं जिसमें पूरी सत्र शामिल होती है, ये तो गलत हो जाएगा। बच्चों को क्या है, निश्चित ग्रेड, देखिए ये भी, ये सब नेगेटिव होता है। बच्चों को ग्रेड नहीं देना चाहिए, देश भर में तुलना नहीं करना चाहिए, तो ये सब नेगेटिव हो जाए। तो हम लोग पॉजिटिव के बारे में समझते हैं। तो देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है, नेगेटिव काटिए और पॉजिटिव की ओर बढ़िए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन, तो नैदानिक आकलन के उद्देश्य का वर्णन करता है। तो नैदानिक आकलन होता क्या, मतलब नैदानिक आकलन के बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो नैदानिक आकलन पहले जान जाते हैं। शुरू मतलब कि क्या था, शुरू करने से पहले पूर्व मतलब पूर्व ज्ञान को समझ लेना या उनको आकलन करना। तो बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाने था, उससे पहले क्या करता, बच्चों से प्रश्न पूछना, उससे जानना बच्चों को उसमें से क्या आता है। तो शुरू करने से पहले पूर्व ज्ञान को बच्चों का ज्ञान ना कि बच्चे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं और उससे कितना समझ आ रहा है, तो इसे बोलता है नैदानिक आकलन। ठीक है, चलिए अगला है, विद्यार्थियों के अनुवृत्ति स्वरूप की पहचान करना और उनकी आवश्यकता के अनुसार एक व्यवस्थित निर्देश का कार्यक्रम तैयार करना। नेक्स्ट है, शिक्षकों को उनके मतलब शिक्षण अवधियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना। उन क्षेत्रों को पहचान करना जहां विद्यार्थी अतिरिक्त सहायता के निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। विद्यार्थियों को अपने सहकर्मी काम या समालोचन आकलन करने का अवसर प्रदान करना। बताइए क्या होगा, 1 2 ये 3 हो जाएगा और चौथा हो जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा पहले, उन क्षेत्रों को पहचान करना जहाँ विद्यार्थी को अतिरिक्त, देखिए अतिरिक्त सहायता और निर्देश की आवश्यकता, तो यह नैदान देने जाता है, मतलब कि अतिरिक्त रूप से हेल्प करना, तो यही होता है नैदानिक, मतलब नीड के अनुसार हेल्प करना। तो आवश्यकता अनुसार निर्देश तैयार करना, ये गलत हो जाएगा। प्रतिपुष्टि प्रदान करना, फीडबैक देना, ये गलत हो जाएगा। और समालोचना अवसर प्रदान करना, ये गलत हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन में थर्ड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, लेव वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं। एक व्यक्तिगत क्रिया के रूप में, एक एकीकृत प्रक्रिया के रूप में, पर्यावरण का प्रभावी रूप में अपनाने की प्रक्रिया में, या सहयोगात्मक रूप में। तो लेव वाइगोस्की आप लोग पढ़े होंगे, तो लेव वाइगोस्की के बारे में बताइए। चलिए, तो देखिए लेव वाइगोस्की के पहले इसका सही आंसर करेंगे, फिर उसके बाद डिटेल। तो वो एक प्रकार का सहयोगात्मक, तो एक प्रकार का कोलैबोरेटिव, एक बच्चा क्या था, एक बच्चा दूसरे बच्चे से क्या करता है, सहयोग करके सीखता है। देखिए लेव वाइगोस्की ने दो सिद्धांत एक दिया था, एक जेड-पीटी। तो जेड-पीटी क्या होता है, जेड-पीटी होता है जहाँ बच्चा कहता है स्वयं से कार्य, तो देखिए स्वयं से कार्य, स्वयं से कार्य कर नहीं सकता, तो स्वयं से कार्य नहीं कर सकता है, ये वाला स्वयं से कार्य नहीं करता। तो इसमें क्या करता है, किसी टीचर के माध्यम के, किसी टीचर या गाइडलाइन की जरूरत होता है जो उसको हेल्प करता है। ठीक है, और एक होता है स्कार फोल्डिंग, स्कार फोल्डिंग,
तो स्कार्फ फोल्डिंग क्या होता है, मतलब कि स्कार्फ फोल्डिंग होता है जो अतिरिक्त हेल्प किया जाता है, तो यही होता है जेएफपीटी। तो बच्चा जैसे मान लो ये क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में काम करते करते यहाँ पे जाकर अटक जा रहा है, तो कोई टीचर उसको अतिरिक्त सहायता कर देता है ताकि बच्चा फिर आगे की ओर वो प्रोग्रेस कर लेता है, तो इसे होता है जेएफपीटी का सिद्धांत, इसको बोलता है स्कार्फ फोल्डिंग का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, विद्यार्थी द्वारा कंटेस्ट किए जाने प्रसार करना चाहिए, विद्यार्थी को एक दूसरे पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, अपने विद्यार्थी के साथ पारस्परिक अध्ययन के लिए पालन करना चाहिए, और विद्यार्थी को सांस्कृतिक उपचारों के लिए उत्साहित करना चाहिए। तो देखिए नेगेटिव कौन कौन है, पहले काटिए। उत्साहित नहीं करेंगे, उनका पारस्परिक अध्ययन के लिए नहीं करेंगे, प्रोत्साहित नहीं करेंगे, बच्चों को विद्यार्थियों को कंटेस्ट नहीं, अच्छा यहाँ पे कंटेस्ट नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो पारस्परिक अध्ययन, तो पारस्परिक अध्ययन ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अपने विद्यार्थी को पारस्परिक अध्ययन के लिए पालन करना चाहिए, तो पारस्परिक अध्ययन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें 17 करते हैं। निम्न में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विचारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। सबसे पहले विचारात्मक सोच होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। विचारात्मक या विश्लेषणात्मक सोच ये होता है कि मतलब कि समस्या या स्थिति को पूरी तरह से समझने के लिए छोटे छोटे हिस्से में उसको तोड़ते हैं। तो जैसे कोई टॉपिक है उसको समझने के लिए आप क्या था, छोटे छोटे ये खंड ये खंड ये खंड, तो इस स्थिति को समस्या पर हल करने के लिए अलग अलग इसको पार्टों में तोड़ देते हैं, तो इसी को बोलते हैं विचारात्मक या विश्लेषणात्मक। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश प्रत्यक्ष रूप से, इसको छोटे छोटे तोड़ सकते हैं, नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध को फैलाने में किन किन कारक का योगदान रहता है, यह सकता है। द्वितीय विश्व के दौरान जर्मनी का नेता कौन था, आयु किस वर्ष समाप्त हुआ था, बताइए। जिसको हम अलग अलग रूप में तोड़ के उसको आंसर लगा सकते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय विश्व में फैलाने का कौन कौन कारक, जैसे कौन कौन कारक था, हथियार था, अलग देश था, ये था वो था, सब मिलकर इसको योगदान दिया था, तो ये नेगेटिव, ये काटो, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को जो इंग्लिश मीडियम है वीडियो पॉज करके जरूर बनाइएगा। ठीक है, चलिए अभी कथन दिया है, 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पे गणित का मतलब समस्या का जवाब देने के लिए, हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा होगी। तो एक 12 साल की लड़की है, जब उसको टीचर मतलब उसको बुलाती है कि आओ ब्लैक बोर्ड में आओ और तुम मैथ का सवाल बनाओ, तो अगर जाने से पहले वो डर जाती है। क्यों, उसको डर लगता है कि उसके शिक्षक डांटेगी, इसलिए वो शर्मिंदी महसूस हो रहे हैं। इसीलिए जब छात्र असुरक्षा और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बताइए कौन सा ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया हुआ, कौन सा सही होगा। चलिए हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ेंगे और इसका सही आंसर की ओर लेते हैं, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए और दोनों सही है, और इसका व्याख्या भी करता था, दोनों सही है। क्यों, देखिए डर जाती है इसीलिए वह असुरक्षा महसूस करते हैं, हाँ डर जाती है इसलिए असुरक्षा महसूस करता है, और उनका इसीलिए उस पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ रहा है, तो यह तो सही है और उसको व्याख्या भी कर रहा है। इसीलिए डर जाती है इसलिए वो कहता है असुरक्षा महसूस कर रहा है, और इस पर नेगेटिव असर भी पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट है, जीन पियाजे को मानते हैं कि लेव वाइस्की, तो जीन पियाजे का और लेव वाइस्की का आपका बीच में हाइफन होगा, वो मानना है, दोनों के बीच का मतलब क्या होगा सही जवाब। पहले देखिए जीन पियाजे बोलता है आत्म केंद्रित वाक स्वाक निम्न केंद्रित प्रभावी निक वाक के संज्ञानात्मक अपेक्षा को तो बताता है। ठीक है, आप इंग्लिश वाला भी पढ़ सकते हैं, एक क्वेश्चन में, तो इसमें तो इंग्लिश वाला में इसको समझ सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिया, निक वाक, संज्ञानात्मक अपेक्षा, संकेत, आत्मवाक या आत्मविनय को प्रभावी। निजी वाक, आत्मनियमित, ये वाला दिया हुआ, तो आप 4 ऑप्शन पढ़िए, आप बताइए क्या होगा। तो देखिए जीन पियाजे ने दिया है आत्म केंद्रित, बच्चे क्या था खुद से, इको सेंसिटिव होता है, साइन इन्वेटिव होता है, संज्ञानात्मक अपरोक्त होता है, और इसमें जो ले वाइस देता है ये प्राइवेट स्पीच पे ध्यान देता है, और इफेंसिटी ऑफ सेल्फ रेगुलर, खुद पे, तो स्व करके मतलब खुद से करने का सीखते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये सारा पीओआई के क्वेश्चन का आंसर है। अब ने दिया है लड़कों की तुलना में लड़कियों को सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति है। तो स्टेटमेंट है कि लड़के की तुलना में लड़कियां अधिक जन्मजात प्रवृत्ति होती है, ऐसा पूछा गया है। इसीलिए क्योंकि लड़कियां आनुवांशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक तो कमजोर होती है, जिससे उनके कारण मतलब सामाजिक अपेक्षाओं अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, देखिए पढ़िए स्टेटमेंट। पहले है लड़कियों की तुलना में लड़के सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर अधिक प्रभावित होने का जन्म। यहाँ देखिए जन्मजात पूछ दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्यों जन्मजात नहीं हो सकती है, ये तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जन्मजात ही ऐसा होता है, ये तो गलत हो जाएगा। इसीलिए लड़कियां आनुवांशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर होती है, ठीक, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षा अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये होने की वजह से ये हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये दोनों गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
10 साल की काकुली गणित के कठिन सवाल को जूझ रही है। तो 10 साल की काकुली है, वो गणित के जो सवाल बने थे उसमें जूझ रही है गणित कठिन सवाल से। उसके समस्या का समाधान कौशल बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है? तो ये जैसे कि मैथ का क्वेश्चन बना रहे हैं आप लोग, तो उस दौरान आपको समस्या आ रही है, तो आप टीचर के पास से जाकर क्या कर सकते हैं? तो उसका टीचर कह सकते हैं पढ़िए, उस समस्या को छोड़ने से मतलब अलग पर जाने के लिए कह सकती हैं। मतलब कि कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित और मतलब ज़रूरत पड़ने पर आराम दे सकती हैं। कड़ी से कड़ी सज़ा दे ताकि भविष्य में दोबारा ऐसा ना कर सके और उसे समस्या समाधान मतलब उसका समस्या का समाधान दे। तो क्या करेगी उसके टीचर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? उसे कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा हमेशा और ज़रूरत पड़ने अलार्म मतलब स्कार्फोल्डिंग। तो स्कार्फोल्डिंग देखिए यही होता है कि जैसे कि ये क्लासरूम है, बच्चा यहाँ तक किया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आकर रुक गया, अब शक नहीं रहा। तो ये नहीं आ रहा तो यहाँ पे यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कहता है टीचर इस अतिरिक्त हेल्प कर देगा। ये बच्चा क्या करेगा यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो यहाँ तक पहुँच जाएगा तो यही होता है स्कार्फोल्डिंग, ठीक है? देखिए कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं देगा, समस्या समाधान करेगा उसे मतलब उसको अलग जाने के लिए कर देगा, तो ये भी अगले पर जाने के लिए कहेगा, ये भी नहीं है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। वर्ग समावेशन क्या होता है? देखिए वर्ग समावेशन मतलब कि क्लास का एक वर्ग समावेशन क्या होता है ये पूछा गया, ठीक है? चलिए वर्ग समावेशन के बारे में जानते हैं। क्लास इंक्लूसिव, पहले वर्ग समावेशन होता है क्या उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए वर्ग समावेशन होता है किसी भी मतलब बिना किसी भेदभाव को उनकी आवश्यकता या क्षमताओं को प्रभाव किए बिना क्या ना मतलब कि जैसे ये बच्चा ये क्लासरूम है तो बच्चा क्या करेगा किसी भी उनके मतलब उनका भेदभाव किए बिना, उनके जात क्या, पात क्या, बच्चे पढ़ने में किसका वो सब ध्यान में छोड़े बिना उनकी क्षमताओं को क्या कहता है, उनके क्षमताओं के अनुसार उन्हें क्या कहता है अच्छे से अच्छे भेदभाव करके उनको शिक्षा प्रदान करना। ये होता है बिना भेदभाव के, ठीक है? आवश्यकता मतलब उनकी ज़रूरत के अनुसार हेल्प करना या उसके लिए बच्चों के लिए अच्छा वातावरण या सुरक्षित या सम्मानित वातावरण करवाना प्रोवाइड करना, ठीक है? तो यही होता है वर्ग समावेशन उदाहरण, ठीक? चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। अभी का तन दिया है लोकेश को एक संकल्प में यानी दिल्ली से दूसरी संकल्प में भारत की ओर उप समूह वर्ग करने में परेशानी हो रही है। तो मतलब लोकेश को दिल्ली से लेके भारत जाने के लिए परेशानी हो रही है, ये कहते गलत हो जाएगा। अगला कारण है यह समस्या मतलब ये समझाना है कि भावनात्मक स्मृति सीखने को कैसे प्रभावित कर रही है और स्वनियमित सीखने में कैसे कर सकती है। बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर गलत नहीं होगा, ये तो सही होगा, गलत नहीं होगा क्योंकि इसमें परेशानी आती है, ये तो सही बात है। ऐसे सूझने में करता है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है और उसकी व्याख्या करता है तो इसका ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा, ठीक है? अब व्याख्या उसका नहीं करता तो इसका ये वाला हो जाएगा। एक और दोनों सही है परंतु उन दोनों का व्याख्या नहीं करता, ये भी सही है ये भी सही है परंतु व्याख्या नहीं करता तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं और विनियम करते हैं? तो शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनियम करते हैं। ग्रहणशील अधिगम, वर्णनात्मक अधिगम, पारस्परिक अध्ययन या अनुकूल अधिगम, किसमें करते हैं बताइए? तो शिक्षार्थी और विद्यार्थी एक दूसरे को भूमिका करते हैं तो यह प्रकार पारस्परिक अनुभव एक दूसरे को कहता है एक्सचेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल टीचिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं व्यवहार रुचि दृष्टिकोण कौशल और व्यक्तिगत लक्षण जिन्हें एक सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर देखिए विशिष्ट जेंडर का जिक्र हो गया उपयुक्त मानती है उन्हें रूप में संवेदित किया जा सकता है यह होते हैं। तो बताइए क्या होता है? जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो यह हमेशा जेंडर स्टडीजों पर ध्यान दीजिएगा। तो जेंडर स्टडी या जेंडर रोल पे तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आंख मूंद कर जेंडर रोल या जेंडर स्टडी पे दीजिए। तो देखिए यहाँ पे बोला संस्कृति और यहाँ देखिए यहाँ पे आनुवांशिक पर निर्धारित करता है यह संस्कृति तो संस्कृति वाला ऑप्शन है तो संस्कृति पे ध्यान देकर उसको बनाइएगा, ठीक है? चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 25। आयु कथन दिया है प्रत्येक बच्चों को खेलने प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के लिए अवसर मिलते हैं इसीलिए क्योंकि बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण करता है। तो बताइए क्या इसका सही जवाब होगा? चलिए तो हम लोग इसका सही आंसर क्यों बढ़ेंगे? तो देखिए प्रत्येक बच्चे मतलब हर बच्चे को खेलने के लिए प्रयोग करने के लिए और अपनी दुनिया खोजने के लिए अवसर मिलता है ऐसा तो नहीं है। ये सिर्फ विकसित देशों में था, हम लोग का विकासशील मतलब कि विकासशील देशों में था, हम लोग का तो अभी दोस्त तो उतना डेवलप नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चे लोग को खेलने का तो मौका मिल जाता है बचपन में पर प्रयोग करने का मौका नहीं मिलता और अपनी दुनिया की खोज करने का मौका तो नहीं मिलता, ये तो गलत है क्योंकि यहाँ बोलता प्रत्येक बच्चे हर बच्चे के लिए तो पॉसिबल नहीं है तो ये तो गलत होगा। इसलिए बचपन एक सार्वभौमिक कारण है, ऐसा नहीं है बच्चन सार्वभौमिक मतलब सभी बच्चों के लिए। तो सभी के लिए ये तो ऐसा नहीं है, हर स्टेट में हर जगह पे अलग-अलग तरीके होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ए और आर दोनों गलत है, तो दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। चलिए अगला है, अगर आपसे एक शिक्षक है और अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं,
तो निम्नलिखित में कौन सी रणनीति चिंतन को बढ़ाने के लिए अधिक संभावना होगा? तो चिंतन बढ़ाने के लिए अधिक संभावना क्या हो सकता है? पहला है छात्र को उनकी समस्या समाधान खोजने के लिए खुले सिरे का प्रश्न करवा सकते हैं। छात्र को उनको ज्ञान का आकलन के लिए बहुत विकल्प परीक्षण दे सकते हैं। विषय पर व्याख्यान देने के लिए छात्र को विस्तृत नोट प्रदान कर सकते हैं। एक परियोजना सौंपना जिसमें छात्र को किसी भी विषय की जानकारी को याद रखना और प्रस्तुत करना। इसमें से सटीक कौन सा होगा वो पूछा गया है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे निम्न से इसमें मतलब कि क्या होगा सही सही आंसर के बोल पाते हैं तो सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या है छात्रों को उनको अपने समाधान खोजने के लिए खुद से का प्रश्न करवाना। ठीक है कोई प्रश्न नहीं करना है ये नहीं नोट्स नहीं देना है याद करने के लिए नहीं तो ये गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 इसमें पढ़िए। अभी कथन दिया है एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्य अनुकूल शैक्षणिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। ठीक है कारण इसलिए कि विशेष बच्चे मुख्य धारा और कक्षा में सीखी गई कोई संभावना नहीं होती है। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। अभी कथन पढ़ें और उसके बाद आंसर बताइए। तो देखिए इसमें क्या होता है एक समावेशी कक्षा होता है क्या पहले समावेशी कक्षा जानते हैं। समावेशी कक्षा होता है कि एक ऐसा क्लासरूम प्रोवाइड करना जिसमें से बच्चे को सभी बच्चों को उनकी चाहे सामाजिक हो शारीरिक हो मानसिक हो या उसकी भाषा तो ये सब को सामाजिक मानसिक शारीरिक गतिविधि ये सब भाषा आदि को छोड़कर हर कि बच्चा कौन समाज से आ रहा है क्या उनकी शारीरिक स्थिति क्या भौतिक स्थिति क्या आर्थिक स्थिति ये सब को ध्यान में रखे बिना ये सब को ध्यान में नहीं रखना है और एक ही क्लास के रूप में उसको क्या कहता है सभी बच्चों को क्या करना शिक्षा प्रोवाइड करना। यही होता है मतलब कि भेदभाव नहीं किए बिना एक प्रकार का शिक्षा प्रोवाइड करना। ठीक है चलिए बताइए। तो क्या है समावेशी करेगा सभी पाठ्य अनुकूल शैक्षणिक मानकों देखिए यहाँ मानकों का जिक्र कर विशेष और निम्न स्तर करने का निर्देश किया जाना चाहिए। ये तो गलत हो गया नेगेटिव पूछ रहा है क्योंकि विशेष बच्चे मुख्य धारा देखिए विशेष बच्चे मुख्य धारा सीखे गए संभावना कोई संभावना नहीं होती तो इसमें नेगेटिव बोल दिया तो क्या हो जाएगा इससे क्या हो जाएगा सही आंसर तो ए और आर दोनों गलत हो जाएगा तो सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों गलत ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए लॉरेंस कोहलबाग का कुछ सिद्धांत आ गया लॉरेंस कोहलबाग का सिद्धांत के बारे में बताइए। लॉरेंस कोहलबाग का सिद्धांत का कौन सा कथन सही है सही बताना है आपको। चलिए तो पहला कर लेते हैं यह प्रयोग विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित होता है बच्चों की दुविधा स्थितियों को प्रस्तुत करता है यह नैतिक तर्क पर संकेतित जेंडर को प्रभाव पर ध्यान रखता है यह नैतिक विकास के प्रगति या सटीक अवस्था को निर्देशित करता है नहीं करता है। बताइए क्या होगा इसका तो सही कथन बताना। तो लॉरेंस कोहलबाग क्या कहता है बच्चों को भी दुविधा रखता है जिसमें नहीं बोलता हिंज नमक कराता है जिसमें से चोरी करेगा तो जेल जाएगा चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगा दवाई वाला कहीं पढ़े होंगे तो यही बताया बच्चों के बीच में दुविधा पैदा कर देता है ये होता है। नैतिक सिद्धांत ये होता है लॉरेंस कोहलबाग का इसका नैतिक सिद्धांत या मोरल सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है मोरल सिद्धांत इन्होंने 3 सिद्धांत दिया था तो ये भी आप लोग फर्स्ट मतलब 3 चरण दिया था जैसे पूर्व परंपरागत दिया था प्री कन्वेंशनल दिया था फिर मतलब कि कन्वेंशनल दिया था और पोस्ट कन्वेंशनल जिसमें से सबका 2-2 सिद्धांत था 2-2 करके सिद्धांत दिया था। एक प्री था फिर कन्वेंशनल था और एक था पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है सब में 2-2 जिसमें इसमें से बच्चा जो था मतलब आज्ञाकारिता पालन करना इसमें फिर इंस्टीट्यूशन में मतलब पीठ पर था मुझे क्या मिलेगा इसमें फिर था गुड बॉय गुड गर्ल। ठीक है गुड बॉय गर्ल में और एक था इसमें से मतलब कि जो था मतलब सामाजिक करने वाला और एक वाला ये सार्वभौमिक वाला और इसमें ये वाला था। ठीक है लॉ एंड ऑर्डर और लॉ एंड कॉन्सेप्ट का था तो वो लोग आप लोग पढ़े होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 इसमें देख लेते हैं एक मतलब एक शिक्षिका है छात्रों को अपने पूर्व ज्ञान को नई संकल्पना से जोड़ने का अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा का सार्थक और सीखने विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है तो वो कौन सी रणनीति को प्रभावी बनाएगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। चलिए पहला पढ़िए विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए अंत में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहेंगे। छात्रों को नई सामग्री से संबंधित करने के लिए स्वयं अनुभव साझा करने और उन्हें कहेंगे कि उन्हें अपने विषय को जोड़े। ठीक है छात्रों को नई सामग्री से संबंधित कार्य को पूरा करने के तरीके में चरण चरण मार्गदर्शन प्रदान करेगी। अगला है नई सामग्री को व्याख्यान करना और छात्रों को याद करने के लिए महत्व सूची प्रदान करना। तो क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा छात्रों को नई सामग्री से संबंधित को स्वयं को देखिए बच्चे क्या होगा स्वयं से अपने आप को प्रेरित करके स्वयं से अपने अनुभव को साझा करेगा और उन्हें विषय पर जोड़ने के लिए माध्यम का करेगा। ठीक है चलिए आज का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। इसमें मतलब विकास के खाली जगह आयाम के तहत भावनाओं और आत्म धारणा या परिवारों और साथियों के दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों या परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो बताइए क्या होगा संज्ञानात्मक भाषीय मनोसामाजिक या भौतिक क्या होगा इसका सही जवाब। तो क्या होगा इसका सही मनोसामाजिक तो यही होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि विकास के मनोसामाजिक अध्ययन भावनाओं आत्म धारणा और परिवारों के साथियों का दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंध को परिवर्तन करने का अध्ययन करने में काम करता है। ठीक है चलिए तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना है वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको
सीटेट से संबंधित जितने भी है CDP के रिलेटिव मतलब SST से रिलेटिव सारा है। तो आज हम लोग CDP के कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट डे हम लोग करने वाले हैं जो आपका SST होगा, SST से हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर आपको जो फिजिक्स साइंस का फिर मैथ्स का करवाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।